जो जीतने लायक सीटें हैं अभी हम लोग जिसको जीता हुआ मान रहे हैं उन सीटों पे हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में ये वादा किया है और उसको पूरा करके दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में अगर सरकार 2000 में धान ले रही है तो हम जस्ट डबल करके हम लोग धान लेंगे। कांग्रेस और भाजपा सांपनाथ और नागनाथ हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की पॉलिसी एक है, दोनों की नीतियाँ एक हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को 2 माह से 2.5 माह का वक्त बचा है और बसपा चुनावी तैयारी में जुट गई है। 9 सीटों पर प्रत्याशी बसपा ने तय किए हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारी है बसपा की। 9 सीटों पर नाम तय हुए हैं और जिस तरह से बसपा हमेशा छत्तीसगढ़ में तीसरी शक्ति के रूप में जानी जाती रही है, लेकिन ये देखा गया है 1 या 2 सीट तक बसपा सिमटती है। इस बार किस तरह की रणनीति है ये जो 2023 के विधानसभा चुनाव में? जी धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में हमेशा से तीसरी शक्ति तो ज़रूर रही है, अभी भी है। और हमने जो अभी 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं उन सीटों पर पिछले 5 वर्षों से लगातार काम हुआ है और जो उम्मीदवार हम लोगों ने दिए हैं उन लोगों ने पूरा 5 साल गांव-गांव जा कर के, जो हमारे हाई कमान का निर्देश है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है, सेक्टर की कमेटी बनाना, पोलिंग की कमेटी बनाना, भाईचारा कमेटी बनाना, ये सभी जो कमेटियां हैं कैडर कैंप के आधार पर लेकर के पूरी तरह से गांव-गांव में पोलिंग में हमारा संगठन इस बार तैयार है और मजबूती से तैयार है। इसलिए जो जीतने लायक सीटें हैं अभी हम लोग जिसको जीता हुआ मान रहे हैं उन सीटों पे हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में और भी सूची जारी हो जाएगी। अभी ये देखा जाता रहा है पहले कि बसपा जो है वो पिछले चुनाव में घोषणा पत्र कभी जारी नहीं की, इस बार घोषणा पत्र जारी की, तो ऐसी क्या स्थिति बन गई कि घोषणा पत्र जारी बसपा कर रही है और प्रमुख बिंदु क्या हैं? जनता को आप किन मुद्दों पर अपने पक्ष में लाना चाह रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र में विश्वास तो नहीं करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बोलने में नहीं करने में विश्वास करती है। और हम लोगों ने जनता के सामने जा कर के माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो सरकार बना करके चलाई, उन्होंने जो जो योजना चलाई उससे हमारे सर्वहारा समाज को, सर्व समाज को जो फ़ायदे हुए उसको बताने का काम किया। लेकिन लोगों के बीच में जो एक प्रचार कर दिया गया है कि घोषणा पत्र लाना चाहिए, मैनिफेस्टो लाना चाहिए, कांग्रेस भाजपा लाती है, आप भी लाओ, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके जो जो काम कर चुकी है उसी को हमने कहा कि चलो भाई, आप घोषणा पत्र को लाने से ही अगर आपको अच्छा लगता है तो घोषणा पत्र के माध्यम से ही वही उन्हीं चीज़ों को हमने उसमें लिखा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश में किया है। खास करके जहाँ तक धान की कीमत है 4000 रुपये प्रति कुंटल करने की बात है, वो हमने इस हिसाब से किया है कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी हमारी तो वहाँ के जो गन्ना किसान हैं उन्होंने माननीय बहन जी से मिले कि बोले बहन जी, हम लोगों के गन्ना का रेट जो है आप 100 रुपया से बढ़ा करके 125 रुपया कर दीजिए। माननीय बहन जी ने कहा कि भाई आप 125 की बात करते हो, हम 100 से डायरेक्ट 200 कर देते हैं। तो माननीय बहन जी ने वहाँ पर जो किसानों की डिमांड थी उसे डबल करने का काम किया। तो उसी अनुसार हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में ये वादा किया है और उसको पूरा करके दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में अगर सरकार 2000 में धान ले रही है तो हम उसका जस्ट डबल करके हम लोग धान लेंगे और किसानों की उपज का एक एक दाना खरीदेंगे और हर पंचायत को सोसाइटी बनाकर खरीदेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में गन्ने के मामले में जो हुआ है कि वहाँ जस्ट डबल करने का काम हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हम लोग करेंगे। और बाकी जो योजनाएं हैं, पूरी योजनाएं उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने करके दिखाया। उसी को हम लोगों ने प्रत्याशियों को कहा है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक पॉम्पलेट में घोषणा पत्र के रूप में छपवा करके बांटिए। वो ये काम बिल्कुल हम लोग करने वाले हैं और ये सब काम होगा। सोशल इंजीनियरिंग बसपा का एक बहुत बड़ा ऐसा पक्ष रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में इसे आजमाया गया और वहाँ पे ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला सफल रहा। छत्तीसगढ़ में भी आजमाया गया है, लेकिन इस बार जो चुनाव है उसमें प्रमुख तौर पे किस तरह की रणनीति होगी और क्या इस सोशल जो इंजीनियरिंग का फार्मूला है उसे फिर दोहराया जाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो कॉन्सेप्ट है, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो शुरू में बताया, इस देश का दबा कुचला समाज जिसको आगे उठने नहीं दिया गया, राजनीति में आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जो कि हजारों जातियों में बटा हुआ है,
उन जातियों में आपस में भाईचारा बनाई जाए और उन लोगों में आपस में एक भाईचारा बना करके संगठन बनाई जाए। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी के उसी फार्मूले पर ही आज भी बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। इसको भले जो है कि सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। जो अलग अलग जाति समूहों में बटे हुए लोग हैं उनको भाईचारे की सीमेंट से जोड़ करके एक मजबूत संगठन बनाना, उसको ही बहुजन समाज पार्टी उसी फार्मूले पे काम करती है। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जो ये सोशल इंजीनियरिंग कहा गया, क्योंकि वहाँ पर सर्व समाज के लोगों ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसमें अपर कास्ट भी थे, मुस्लिम भी थे, व्यापारी भी थे, सब लोग थे। तो मीडिया में ये एक चल गया कि सोशल इंजीनियरिंग। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ की बात है तो यहाँ पर भी हम लोग ST SC OBC सर्व समाज के लोगों में भाईचारा बनाने का काम तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अपर कास्ट को जोड़ करके हम लोग यहाँ पर जो आप लोग सोशल इंजीनियरिंग का जो नाम दे रहे हो वही सही, तो उसमें हम लोग यहाँ भी उसमें काम किए हैं। सर्व समाज के लोग हमारे साथ आए हैं। आप जैसे अभी अकलतरा में देखिए डॉक्टर विनोद शर्मा जी को हमने कैंडिडेट बनाया है, और भी कुछ आएंगे, सवर्ण समाज से आएंगे, OBC से आएंगे। तो सर्व समाज के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में टिकट वितरण होगा। और बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग कहें या भाईचारा बनाने की बात कहें, उसी फार्मूले पे ही काम करती है और उसी फार्मूले पे छत्तीसगढ़ में हम लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर एक समय तक के कांग्रेस की सरकार रही, फिर यहाँ पर भाजपा की जो है सरकार 3 बार रही, उसके बाद से वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। इनके कामकाज को किस तरह से देखते हैं, इनकी योजनाओं को किस तरह से देखते हैं कि जो आम लोग हैं उन तक क्या सरकार की योजना पहुँच रही? देखिए, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपने ज़माने में ही कह दिया था, कांग्रेस और भाजपा सांपनाथ और नागनाथ हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की पॉलिसी एक है, दोनों की नीतियां एक हैं। इनसे आम आदमी को जो कोई फ़ायदा होता नहीं है, केवल और केवल पूंजीपतियों को ही फ़ायदा पहुंचाती है दोनों पार्टियां। अगर इनसे निजात पाना है तो हम लोगों को जो है तीसरा विकल्प चुनना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी तीसरा विकल्प बनने के प्रयास में शुरू से लगी है। लेकिन आज जो 2023 का माहौल है, आज आप देख लीजिए, आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी से नाराज़ है और बीजेपी से नाराज़ होकर के ही उन्होंने कांग्रेस को चुना था। तो आज जो है कांग्रेस से लगातार वो लोग नाराज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी भी खड़ा किया और ज़बरदस्त अच्छा प्रदर्शन किया, 23,000 वोट पाए। और OBC समाज अपने रिजर्वेशन को लेकर के लगातार सरकार के खिलाफ में आंदोलनरत है। और अनुसूचित जाति के लोग तो ऑलरेडी सरकार से नाराज़ हैं, उनके जनसंख्या के उनका भी रिजर्वेशन का कोटा आगे पीछे कर करके उनको नाराज़ किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो बहुजन समाज पार्टी का कॉन्सेप्ट है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फार्मूले को कांग्रेस भाजपा दोनों ने लागू नहीं किया। और ये सभी जो जाति वर्ग है, जाति समूह हैं, ये अभी अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं, लगातार सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, और जो कि बहुजन समाज पार्टी को शुरू से वो मोटो रहा है। तो इसका फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। वो लोग अब विकल्प देख रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा को अगर नहीं देना है तो किसको दें, और उनकी जो लड़ाई और उनकी जो विचारधारा, उनकी जो मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड कौन सी पार्टी है जो इन मुद्दों को लेकर के लगातार रोड पे संघर्ष करती है, विधानसभा में, सदन में संघर्ष करती है। तो उनको एकमात्र बहुजन समाज पार्टी विकल्प दिख रहा है। और हमें पूरा उम्मीद है इस बार ST SC OBC जो लगातार सरकार के खिलाफ में आंदोलनरत हैं, वो BSP को ही चुनेंगे और इसका फ़ायदा BSP को मिलेगा। 1985 से बसपा सक्रिय है, लेकिन इतने वर्षों में गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन 2018 में गठबंधन हुआ। तो उस गठबंधन को से कितना ज़्यादा फायदा आप बसपा को हुआ या नुकसान हुआ? इस बार क्या ऐसी रणनीति बनी कि किसी पार्टी से आप लोगों को गठबंधन नहीं हुआ? देखिए, पिछले बार का जो गठबंधन जोगी कांग्रेस जिसके साथ था, उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों ने, दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके 7 सीटें जीती थी। और 7 सीटें छत्तीसगढ़ के लिहाज से, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो 7 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और हम लोगों का ये आकलन था कि जिस तरह से 2013 में, उससे पहले 2008 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 5-7 सीटों का ही अंतर होता था, 40-45 से लोग लाते थे। लेकिन 2018 में जो हमारा गठबंधन मजबूत पोजीशन में था और सरकार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, तो उसको देख करके कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी रूप से पैक्ट हो गया। और इन्होंने जो है
बीएसपी और जोगी कांग्रेस की गठबंधन को हराने के लिए बीजेपी ने अपने वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र किए हैं, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 15 साल राज करने वाली बीजेपी एकाएक 15 सीटों पर कैसे सिमट जाएगी और उतने सीटों पर उनकी जो है कम वोट कैसे आएंगे, जबकि कांग्रेस को भी खुद उम्मीद नहीं था कि वो इतनी सीटें जीतेंगी। तो आरएसएस ने और बीजेपी ने मिल करके कांग्रेस की सरकार बनाई है। उन्होंने इस तरह से पैक्ट किया कि 4 महीने बाद लोकसभा में आप हमको सपोर्ट करना, विधानसभा में हम आपको जिताएंगे। इस तरह से हमारे गठबंधन को रोकने का काम इन लोगों ने किया है, जिसका ये हमको नुकसान हुआ। अगर ये लोग 30-35 सीटें भी बीजेपी जीत जाती तो हमारे जो 7 सीट हैं उसके बगैर किसी की सरकार नहीं बनती, हमारा महत्वपूर्ण भूमिका सरकार में रहता। लेकिन जो हम लोगों को ये आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि बीएसपी को बीजेपी की बी टीम है, लेकिन मैं आरोप लगाता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस स्वयं ए बी टीम है। ये जब इनको मौका लगता है कि तीसरा कोई मजबूत विकल्प बन रहा है, आपस में एक हो जाते हैं, मिल करके लोग पैक्ट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2018 में इन्होंने वही किया है और आप देख लीजिए कि लोकसभा में जस्ट इसका उल्टा रिजल्ट आया। तो वही मुद्दे हैं, वही पार्टियाँ हैं, वही सिद्धांत है, वही विचारधारा है। तो इन लोगों ने मिल करके बीएसपी को रोकने का काम किया है, लेकिन अब इनकी चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और अब जो है ये दोनों पार्टियों को नकारने का काम छत्तीसगढ़ में होगा। ये थे हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की स्थिति हमेशा से सांपनाथ नागनाथ की रही है और इस बार जो बसपा है वो तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगी। और जिस तरह से अभी बसपा की तैयारी है और शुरुआती तौर पे ही अभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, निश्चित तौर पे चुनावी तैयारी बसपा की आगे दिख रही है। और इनका ये भी कहना है कि जो घोषणा पत्र है जो पहली बार बसपा ने बनाया है वो भी काफ़ी कारगर साबित होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।